हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर। विषय है समावेशी शिक्षा। वर्ष 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 के अतिलघुत्तरी प्रश्नों को जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। अतिलघुत्तरी प्रश्न 2024 से स्टार्ट करते हैं। 2024 का पहला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए। तो उत्तर होगा दोस्तों, बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, जितना एज होता है उनसे गुणा कर देना है 100 से, तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, डाइट का पूरा नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा, डाइट का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। प्रश्न संख्या 3 है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। उत्तर हो जाएगा, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व है नया सोचने की क्षमता, ढेर सारे विचार देना, स्थिति के अनुसार बदलना और अलग तरह से सोचना। आगे है प्रश्न संख्या 4, इन्हीं दो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण और वेक्सलर बुद्धि परीक्षण। प्रश्न संख्या 5 है, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब पारित किए गए। उत्तर है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम वर्ष 1987 में पारित किए गए। आगे है प्रश्न संख्या 6, परामर्श में सहयोग देने वाली दो संस्थाओं का नाम बताइए। तो इसमें पहला हो जाएगा दोस्तों एनसीईआरटी और दूसरा हो जाएगा एससीईआरटी। आगे प्रश्न संख्या 7, भाषा कौशल का सही क्रम बताइए। उत्तर हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। प्रश्न संख्या 8 है, एन इनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स पुस्तक के लेखक कौन है। उत्तर हो जाएगा, अल्फ्रेड बर्नाल्ड ने। आगे है प्रश्न संख्या 9, निर्देशन के दो उपकरण बताइए। उत्तर हो जाएगा, अभिरुचि परीक्षण और योग्यता परीक्षण। आगे है प्रश्न संख्या 10, परामर्श के 4 गुण बताइए। उत्तर हो जाएगा, गोपनीयता, सहानुभूति, विश्वास और सक्रिय श्रवण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे है प्रश्न संख्या 11, समूह परामर्श से क्या तात्पर्य है। उत्तर है, जब एक परामर्शदाता एक साथ कई लोगों को परामर्श देता है उसे समूह परामर्श कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 12, छात्रों को निर्देश प्रदान करने के लिए दो विधियों के नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिगत निर्देशन विधि और समूह निर्देशन विधि। आगे है प्रश्न संख्या 13, शैक्षिक लब्धि से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, शैक्षिक लब्धि का अर्थ छात्र द्वारा अध्ययन के दौरान प्राप्त ज्ञान, अंक या प्रदर्शन से है। प्रश्न संख्या 14 है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। उत्तर है, वे बच्चे जिनके व्यवहार, सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रों में असामान्य समस्याएं होती हैं। ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 15, विद्यालय में निरीक्षण के प्रकार बताइए। उत्तर हो जाएगा, विद्यालय में निरीक्षण के दो प्रकार होते हैं, नियमित निरीक्षण और आकस्मिक निरीक्षण। आगे 2023 का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, परामर्शदाता के दो गुण बताइए। उत्तर हो जाएगा, पहला है सहानुभूति, यह व्यक्ति को भावनाएं प्रकट करने में सहायता करती है। दूसरा है सक्रिय श्रोता। ठीक है, इससे व्यक्ति को लगता है कि उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि जब ध्यान से सुनेंगे तो दोस्तों, ठीक है, तो लगेगा कि जो है महत्व दिया जा रहा है बातों को। आगे है प्रश्न संख्या 2, पिछड़े बालकों की दो विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो पिछले जो बालक हैं उनकी दो विशेषताएं बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, पहला धीमी सीखने की गति, इनकी सीखने की गति सामान्य बच्चों से कम होती है। और दूसरा हो जाएगा कम अंक, ये अक्सर कम अंक प्राप्त करते हैं और पढ़ाई में कमजोर होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निर्देशन के दो उपकरण बताइए। उत्तर हो जाएगा, पहला है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, इसमें बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिरुचि आदि का जो है आकलन किया जाता है। दूसरा है साक्षात्कार, तो यह जो व्यक्ति के लक्ष्य, मूल और अनुभव जानने का माध्यम होता है। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 4 है, डाइट की स्थापना के दो उद्देश्य बताइए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, पहला शिक्षकों को शैक्षिक सामग्री प्रदान करना और इसमें दूसरा हो जाएगा विद्यालयों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना। आगे है प्रश्न संख्या 5,
डाइट के कोई दो विभागों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा पहला शिक्षक शिक्षा विभाग और दूसरा हो जाएगा शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार विभाग। आगे है प्रश्न संख्या 6, पर्यवेक्षण के कोई दो प्रकार लिखिए। उत्तर हो जाएगा पहला प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, इनमें घटनाओं का सीधा निरीक्षण किया जाता है, और दूसरा हो जाएगा अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, इसमें जानकारी अन्य तरीकों से प्राप्त की जाती है। आगे है प्रश्न संख्या 7, शारीरिक दक्षता से क्या तात्पर्य है। उत्तर हो जाएगा शारीरिक दक्षता वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति बिना थके शारीरिक कार्य कुशलता से कर सके। आगे है प्रश्न संख्या 8, निर्देशन शब्द से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति हेतु उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 9, श्रवण विकृति से क्या तात्पर्य है। उत्तर हो जाएगा श्रवण विकृति ध्वनि सुनने की क्षमता में कमी को कहते हैं, जो जन्मजात या बाद में हो सकती हैं। आगे है प्रश्न संख्या 10, निदान शब्द से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा निदान बीमारी या विकार की पहचान की प्रक्रिया है जिसमें लक्षणों और परीक्षणों का विश्लेषण होता है। ठीक है, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, निदान क्या है। आगे है प्रश्न संख्या 11, अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न है। उत्तर हो जाएगा अपवंचित बालक को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती, जबकि पिछड़े बालक सीखने में कमजोर होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 12, हकलाने से क्या तात्पर्य है। उत्तर हो जाएगा हकलाना बोलने में बाधा है जिसमें व्यक्ति शब्दों को दोहराता या अटकता है। आगे है प्रश्न संख्या 13, टीएलएम से क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा टीएलएम ऐसी सामग्री है जो शिक्षण को सरल प्रभावी और रोचक बनाती है। आगे है प्रश्न संख्या 14, बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है। उत्तर हो जाएगा यह जन्म तिथि से परीक्षा की तारीख तक की आयु है जो वर्षों महीनों व दिनों में मापी जाती है। आगे है प्रश्न संख्या 15, परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं के नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा पहला है मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक, दूसरा हो जाएगा आत्महत्या रोकथाम केंद्र, तीसरा हो जाएगा महिला हेल्पलाइन। आइए 2022 का प्रश्न लेते हैं। 2022 का पहला प्रश्न है, पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है। उत्तर हो जाएगा किसी कार्य या प्रक्रिया को बिना हस्तक्षेप ध्यानपूर्वक देखने की क्रिया को ही पर्यवेक्षण कहते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 2, निदान एवं उपचार को समझाइए। उत्तर हो जाएगा निदान समस्या की पहचान की प्रक्रिया है। ठीक है, क्या समस्या है उनको, किसी भी बालक में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उनको जान लेना जो है निदान है, और जब उनका उपचार किया जाएगा, ठीक है, उनको आप हेल्प करके बताएंगे कि इनको कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको समझना है। ठीक है, तो उन्हें उपचार कहेंगे, और यहाँ पर उपचार जो है दोस्तों रोगों से भी लिया जाता है। ठीक है, तो जो रोग से मुक्ति दिलाते हैं जैसे औषधियाँ हो गए, जीवन शैली में परिवर्तन हो गए। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 3 है, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में अंतर बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पर्यवेक्षण अनौपचारिक व व्यापक होता है, सूचना देना इसका उद्देश्य है। निरीक्षण औपचारिक व सीमित होता है जिसमें सूचना प्राप्त की जाती है। अब आगे है प्रश्न संख्या 4, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित की गई। उत्तर हो जाएगा जुलाई 1947 प्रयागराज में मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई। आगे है प्रश्न संख्या 5, परामर्श में सहयोग देने वाली दो संस्थाओं का नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा पहला है जिला चिकित्सालय, दूसरा है मनोविज्ञान शाला प्रयागराज। प्रश्न संख्या 6 है परामर्श के उद्देश्य लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को समस्याओं को हल करने में सहायता देना और उनका सर्वांगीण विकास करना है। आगे है प्रश्न संख्या 7, शिक्षण एवं निर्देशन में अंतर लिखिए। उत्तर हो जाएगा शिक्षण औपचारिक प्रक्रिया है जबकि निर्देशन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आगे है प्रश्न संख्या 8, विशिष्ट बालक इन्हें कहा जाता है। उत्तर है जिन बच्चों में औसत से भिन्न विशेषताएं होती है, जिन्हें पूर्ण विकास हेतु विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 9 है शारीरिक विकलांग बालक कौन से होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा जो बालक शारीरिक रूप से सामान्य गतिविधियां करने में असमर्थ होते हैं, वे जो है क्या होते हैं, शारीरिक विकलांग कहलाते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 10,
पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? तो उत्तर हो जाएगा पिछड़ापन मापने की इकाई बुद्धि लब्धि IQ के माध्यम से ही जो है निकाल सकते हैं। तो जो बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों, उसका फार्मूला हो जाएगा बुद्धि लब्धि, अर्थात IQ बराबर होता है मानसिक आयु। ठीक है, जो मानसिक आयु होता है दोस्तों, चार्ट बना होता है, चार्ट आप सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं। ठीक है, तो उन चार्ट को देख करके, प्रश्न को पूछ करके, अंदाजा लगा करके आप मानसिक आयु का पता लगाएंगे। उसके बाद जो है वास्तविक आयु जो रियल होती है आयु, 16 साल, 17 साल, 18 साल जो भी हो, यहाँ पर लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे तो जो है जो यहाँ पर जो है IQ निकल करके आ जाती है। आगे है प्रश्न संख्या 11, अपंगता के 2 कारण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, पहला है जन्मजात कारण, दूसरा है दुर्घटनावश कारक। कोई दुर्घटना हो गई तो भी जो है अपंगता आ जाती है। आगे है प्रश्न संख्या 12, समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय बताइए। तो उत्तर हो जाएगा समावेशी शिक्षा का आशय समान अवसरों के साथ साथ सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना है, चाहे वे सामान्य हो या दिव्यांग हो। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 13, शैक्षिक लब्धि सूत्र लिखिए। ठीक है, तो शैक्षिक जो बुद्धि लब्धि होती है उनका सूत्र होता है, यहाँ बुद्धि लब्धि होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शैक्षिक लब्धि कह सकते हैं बराबर होता है शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार पूछा जा रहा है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14 है, श्रवण विकृति क्या है? तो उत्तर हो जाएगा श्रवण विकृति वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है या पूर्ण बहरापन हो जाते हैं, तो वहां पर भी जो है सुनने की समस्या आती है। आगे है प्रश्न संख्या 15, आवाज की समस्या क्या दोष है? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा जब व्यक्ति बोलने, तुतलाने, हकलाने या सही उच्चारण नहीं कर पाता है तो उन्हें जो है यह आवाज की समस्या कहलाती है। अब 2021 का प्रश्न लेंगे। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप दोस्तों पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 2021 का प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, बालक अपराधी बालकों के उपचार की विधि बताइए। उत्तर हो जाएगा बालक अपराधी बालकों का उपचार मनोचिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, परिवेश चिकित्सा व यथार्थ चिकित्सा द्वारा किया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 2, मंद बुद्धि बालकों के पहचान या लक्षण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा मंद बुद्धि बालक देर से बोलना, चलना सीखते हैं और सामाजिक समायोजन में कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, जो समाज होता है उनमें ढलने के लिए जो है उनको कठिनाई आने लगती है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 3, अपवंचन क्या है? तो उत्तर हो जाएगा जब बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जैसी आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलती तो उन्हें अपवंचन कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 4, वाणी बाधित वाग दोष बच्चों के लक्षण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा वाग दोष से पीड़ित बच्चे हकलाते हैं, अस्पष्ट और प्रवाहपूर्ण बोल नहीं पाते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 5, प्रभावशाली बालकों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा इनकी बौद्धिक क्षमता उच्च होती है तथा सृजनात्मक चिंतन और नेतृत्व गुण होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, मनोविज्ञानशाला कब और कहाँ स्थापित है? तो उत्तर हो जाएगा मनोविज्ञानशाला जुलाई 1947 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी। आगे है प्रश्न संख्या 7, श्रवण विकलांगता के प्रकार बताइए। तो उत्तर हो जाएगा चालाकी, संवेदनिक, श्रमिक, मिश्रित जो है और मध्यकर और प्रकार्यात्मक श्रवण दोष इनके जो है प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, श्रवण विकलांगता के। अब आगे है प्रश्न संख्या 8, निर्देशन क्या है? ठीक है, तो निर्देशन क्या है जान लेते हैं। स्किनर के अनुसार निर्देशन वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समायोजन सीखता है। ठीक है, कैसे समायोजन करना है। ठीक है, तो आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 9 लेते हैं, टेलर फ्रेम का उपयोग किस तरह के बालकों हेतु किया जाता है? उत्तर हो जाएगा टेलर फ्रेम दृष्टिबाधित बालकों के लेखन व गणना में सहायता के लिए किया जाता है, सहायक उपकरण है एक एक प्रकार का। आगे है प्रश्न संख्या 10, हकलाने के 2 कारण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला हो जाएगा टेंशन व वाक यंत्र में दोष हकलाने के मुख्य कारण हो सकते हैं। ठीक है, या कोई भी विकार हो सकता है दोस्तों हकलाने में, मतलब है कि तुतलाना जो होता है वह जो है अ, शारीरिक विकृति भी हो सकती है दोस्तों, ताकि मुंह में कोई गड़बड़ी हो, जिह्वा में कोई प्रॉब्लम हो तो जो है
आवाज सही से नहीं निकलेगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, समावेशी शिक्षा की दो विशेषताएं बताइए। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों समावेशी शिक्षा की दो विशेषताएं। इसमें से जो उत्तर होगा दोस्तों, तो उत्तर होगा यह विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य अवसर देती है, और दूसरा हो जाएगा शिक्षकों की सोच को नया दृष्टिकोण देती है। आगे है प्रश्न संख्या 12, सर्वर विकृति से क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा सर्वर विकृति वह स्थिति है जिसमें बालक को सुनने व समझने में कठिनाई होती है। आगे है प्रश्न संख्या 13, निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उत्तर हो जाएगा बालक की रुचियों व क्षमताओं का विकास करना तथा योग्यता अनुसार अवसर देना निर्देशन का उद्देश्य है। आगे है प्रश्न संख्या 14, वाक दोष के प्रकार बताइए। ये सभी क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनको जो है ध्यान देना है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा वाक दोष में उच्चारण दोष, हकलाना, आवाज की समस्या, अंगीवाड़ी दोष आदि आते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 15, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। उत्तर हो जाएगा बुद्धि लब्धि अर्थात IQ बराबर होता है मानसिक आयु बता वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, अब आइए 2020 का प्रश्न लेते हैं। 2020 का पहला प्रश्न है दोस्तों, सभी लोग दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर करते चलिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है श्रवण क्षीणता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। उत्तर हो जाएगा श्रवण क्षीणता के प्रकार हैं कम, मंद, गंभीर व पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालक। अब आगे है प्रश्न संख्या 2, विशिष्ट अधिगम निशक्तता के प्रकार का नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और डिस्प्रैक्सिया इनके प्रमुख जो है प्रकार होते हैं। और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 3, पिछड़े बालकों की एक विशेषता बताइए। जो पिछड़े बालक हैं उनकी एक विशेषता बतानी है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों पिछड़े बालक बार बार समझाने पर ही समझते हैं और पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाते। ठीक है, पाठ्यक्रम जो होता है वह पूरा भी नहीं हो पाता है उनका। तो आइए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा जो बालक असामान्य व्यवहार जैसे झूठ बोलना, चोरी आदि करते हैं वे समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 5, बुद्धि लब्धि याद करने का सूत्र लिखिए। लगभग ये हर ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। आगे है प्रश्न संख्या 6, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस प्रकार करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा बुद्धि, उपलब्धि, अभिरुचि, परीक्षण और निरीक्षण से पहचान की जाती है। आगे है प्रश्न संख्या 7, बाल अपराध रोकने के दो उपाय लिखें। तो उत्तर हो जाएगा बाल गृहों की व्यवस्था और नैतिक शिक्षा बालक अपराध रोकने के उपाय। तो इसमें जो आगे होगा दोस्तों, आगे होगा प्रश्न संख्या 8, अन्वेषण विधि की खोज किसने की है। उत्तर हो जाएगा अन्वेषण विधि के जनक H.E. आर्मस्ट्रांग माने जाते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 9, कृत्रिम अंगों का निर्माण क्या कहलाता है। उत्तर हो जाएगा कृत्रिम अंगों का निर्माण अंग प्रत्यारोहण कहलाता है। प्रश्न संख्या 10 है, शरीर के आधे से अधिक भाग में अवरुद्ध गति अक्षमता का नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा इसे प्रमस्तिष्कीय पक्षघात कहते हैं। उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11, समायोजन एवं परिष्करण में क्या अंतर है। उत्तर हो जाएगा समायोजन सामाजिक परिस्थिति में ढलना है और परिष्करण दोषों का सुधार है। आगे है प्रश्न संख्या 12, शरीर के अंगों में असमन्वयित गति क्या कहलाती है। तो उत्तर हो जाएगा इसे गति विभ्रमक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, सहायक उपकरणों का निर्माण की प्रक्रिया का क्या नाम है। उत्तर हो जाएगा इसमें प्रोटोटाइपिंग, डिजाइनिंग, परीक्षण, निर्माण व प्रमाणीकरण शामिल होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 14, निःशक्तता के प्रतिमान के नाम का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा सर्वहारास, मानसिक मंदता, दृष्टि अस्थि व गतिशीलता संबंधित निःशक्तता। प्रश्न संख्या 15 है, आप कक्षा कक्ष में श्रवण निःशक्त बच्चों की पहचान कैसे करते हैं। आगे उत्तर हो जाएगा ऐसे बालक कान मोड़कर सुनते हैं व सामान्य ध्वनि पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। 2019 का प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र बताइए। उत्तर हो जाएगा शैक्षिक जो उपलब्धि है या बुद्धि लब्धि है उनका जो सूत्र होता है दोस्तों
शैक्षिक उपलब्धि बराबर शैक्षिक आयु बताओ वास्तविक आयु गुणे 100, वही है। IQ बराबर होता है दोस्तों, वही फार्मूला यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है, हर साल पूछा जा रहा है। और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 2, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो उत्तर हो जाएगा मंद बुद्धि बालकों की जो है बुद्धि लब्धि IQ जो होती है 70 से कम होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। उत्तर हो जाएगा सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व है कल्पना, मौलिकता, लचीलापन या प्रेरणा, आत्मविश्वास, दृढ़ता, ज्ञान और कौशल, पर्यावरण। आगे है प्रश्न संख्या 4, परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताइए। तो उत्तर हो जाएगा परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग है संबंध निर्माण और समस्या की पहचान करना, लक्ष्य निर्धारण, योजना बनाना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, समापन। आगे है प्रश्न संख्या 5, निर्देशन के 2 उद्देश्य बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पहला है निर्देशन व्यक्ति को अपनी क्षमताओं, रुचियों और मूल्यों को समझने में मदद करता है। दूसरा है यह निर्णय लेने और चुनौतियों का सामना करने में सहायता करता है। आगे है प्रश्न संख्या 6, निर्देशन के 2 उदाहरण बताइए। उत्तर हो जाएगा पहला व्यक्तिगत निर्देशन, यह व्यक्तिगत समस्याओं पर केंद्रित होता है। आगे है प्रश्न दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों सामाजिक निर्देशन, यह सामाजिक समायोजन में सहायता करता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, अगला है प्रश्न संख्या 7, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है दूसरी बार। एन एनरिच्ड करिकुलम ऑफ रैपिड लर्नर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा एन एनरिच्ड करिकुलम ऑफ रैपिड लर्नर्स पुस्तक के लेखक जोसेफ रेनजुल्ली हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा बताइए। तो उत्तर हो जाएगा जोसेफ रेनगुल्ली के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिनमें उच्च क्षमता, प्रेरणा और रचनात्मकता होती है। आगे है प्रश्न संख्या 9, पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पहला है सीखने की गति धीमी होती है, दूसरा है शैक्षिक उपलब्धि में कमी होती है। प्रश्न संख्या 10 है, मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पहला है धैर्य और समझदारी से कार्य करता है और दूसरा हो जाएगा प्रोत्साहन और सकारात्मक रवैया अपनाता है। प्रश्न संख्या 11 है, 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम बताइए, ठीक है। जो 2 बुद्धि परीक्षण के नाम बताना है, जिनमें हो जाएगा पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। मतलब आप किसी को पर्सनल जो है बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं या सामूहिक में बैठे हुए बच्चों का या किसी का जो है बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 12, परामर्शदाता के 4 गुण बताइए, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा सुनने की क्षमता, दूसरा है सहानुभूति, तीसरा है योग्यता, चौथा है आत्म जागरूकता। आगे है प्रश्न संख्या 13, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस का लेखक बताइए कौन है। तो उत्तर हो जाएगा एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस के लेखक के कोछर हैं, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 14, रेविंसन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है? तो उत्तर हो जाएगा यह एक गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण है जो अमूर्त तर्क और समस्या समाधान क्षमता को मापता है। प्रश्न संख्या 15 है, विनय ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण तैयार किए? उत्तर हो जाएगा विनय ने साइमन के सहयोग से 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। अब आगे देखेंगे दोस्तों 2018 का प्रश्न। दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी लाभ होता रहे, और पहली बार आए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही जो है वीडियो पूरा मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। और मैं लगातार दोस्तों कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जो है अगर आप आगे पढ़ते हैं, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है और जो पढ़ाया जा रहा है वो मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, पेपर से। तो चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पहला नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण, यह अधीनस्थों की क्रियाओं को पुरस्कार व दंड द्वारा नियंत्रित करता है, और दूसरा हो जाएगा निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, इसका उद्देश्य त्रुटियों का पता लगाना होता है, इसे अधिकारित पर्यवेक्षण भी कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 2, डायट के कोई 2 विभागों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा सेवा पूर्व विभाग, शिक्षण प्रशिक्षण विभाग, और दूसरा हो जाएगा सेवारत विभाग,
शिक्षक प्रशिक्षण विभाग। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 3। परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा शेफर रॉबर्ट एच के अनुसार परामर्श एक व्यक्ति से आमने सामने के संबंधों में प्रयुक्त सेवा है जो व्यक्ति की भावनाओं, स्थितियों को समझने व विश्लेषण करने में सहायता करती है। आगे है प्रश्न संख्या 4। वाक्य दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा वाक्य दोष वे दोष हैं जिनमें बच्चे बोलते हैं समय शब्दों को छोड़ते, बदलते या तोड़ मरोड़ देते हैं तथा तालमेल में कठिनाइयां होती है। आगे है प्रश्न संख्या 5। बाल अपराध के कोई 2 कारण लिखिए। तो जो बाल अपराध होते हैं दोस्तों उनका 2 कारण लिखना है। पहला हो जाएगा विघटित परिवार, उचित देखभाल न होने से बच्चे अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं, मतलब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आगे है दोस्तों दूसरा इसमें पॉइंट हो जाएगा पक्षपात पूर्ण व्यवहार। इसमें बच्चा समाज विरोधी गतिविधियों के लिए लिप्त हो जाता है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 6। डाइट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा जो डाइट का 2 उद्देश्य है, पहला है शैक्षिक सुधारों का विकेंद्रीकरण करना और दूसरा हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना। आगे है प्रश्न संख्या 7। विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पहला पॉइंट शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण और दूसरा हो जाएगा विद्यालय वातावरण का पर्यवेक्षण। प्रश्न संख्या 8 है निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव लिखिए। उत्तर हो जाएगा पहला कार्य पद्धति में सुधार हेतु समिति कार्य प्रणाली की जांच, दूसरा हो जाएगा अनुपयोगी नियमों व प्रक्रियाओं पर टिप्पणी देना। प्रश्न संख्या 9 है योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। यह परिभाषा किसने लिखी है। तो उत्तर हो जाएगा क्रो के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। और आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 10 पूछा गया है अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है दोस्तों पढ़ने में कठिनाइयां आने लगती है और दूसरा हो जाएगा डिस्ग्राफिया, मतलब लिखने में कठिनाई जो होती है उसको जो है डिस्ग्राफिया कहते हैं। आगे प्रश्न संख्या 11 है धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, तो जो धीमी गति से सीखते हैं उनका क्या कारण होता है। पहला कारण होता है दोस्तों संवेगात्मक कारण, दूसरा हो जाएगा मानसिक कारण, तीसरा हो जाएगा शारीरिक कारण और चौथा हो जाएगा वातावरणीय कारण। ठीक है, अब आगे प्रश्न संख्या 12 है एक अध्यापक दृष्टिबाधक बच्चों की पहचान कैसे करेगा। उत्तर हो जाएगा व्यवहार के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से, शारीरिक चिन्ह के माध्यम से, नेत्र परीक्षण द्वारा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 13 है समावेशी बालक किस प्रकार के बालक होते हैं। उत्तर हो जाएगा समावेशी बालक वे होते हैं जो शारीरिक रूप से असमर्थ होते हैं, जैसे लंगड़ापन, जिनके लिए विशेष उपकरण देकर समान शिक्षा दी जाती है। प्रश्न संख्या 14 है बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा कोल एवं ब्रुस के अनुसार बुद्धि लब्धि मानसिक योग्यता की विकास गति को दर्शाती है। आईक्यू अर्थात मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। अपवंचन क्या है, यह प्रश्न संख्या 15 पूछा गया है। अपवंचन क्या है, तो उत्तर हो जाएगा समाज में वे बच्चे जो संसाधनों की कमी से पिछड़ जाते हैं उन्हें अपवंचन बालक कहते हैं। ठीक है, अब आइए 2017 का प्रश्न लेते हैं। ठीक है, 2017 का पहला प्रश्न है दोस्तों समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिनमें सामान्य छात्र दिव्यांग छात्र के साथ कक्षा में शिक्षा प्राप्त करते हैं ताकि वे समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें। आगे है प्रश्न संख्या 2 अपवंचित बालक से क्या अभिप्राय होता है। तो जो अपवंचित बालक होते हैं उनसे क्या अभिप्राय है। तो उत्तर हो जाएगा अपवंचित बालक वे होते हैं जो आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से अन्य बच्चों से वंचित रहते हैं और उनका विकास सामान्य बच्चों की तरह नहीं हो पाता है। आगे है प्रश्न संख्या 3 प्रभावशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो उत्तर हो जाएगा प्रभावशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है जो मानसिक आयु में सामान्य बच्चों से बहुत अधिक हो।
आगे है प्रश्न संख्या 4, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए। उत्तर हो जाएगा दृष्टिबाधित बालकों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे समाज में सामंजस्यपूर्ण तरीके से रह सके और वर्तमान तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर सके। आगे प्रश्न संख्या 5 पूछा गया है, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात को 100 से गुणा करके मापी जाती है। उदाहरण, यदि किसी बालक की मानसिक आयु जो है 10 वर्ष है और वास्तविक आयु जो है 8 वर्ष दिया गया है, तो उनकी बुद्धि लब्धि आईक्यू जो है 125 होगी। और ये कैसे लगाया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, वास्तविक अनुपात जो है 100 से क्या करना होता है, गुणा होती है। तो यहाँ पर ऊपर जो है क्या हो जाएगी, ऊपर आपको लिखना है अ, अ, मानसिक आयु और नीचे लिख देना है क्या है, वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु गुणे यहाँ पर 100 कर देनी है। ठीक है, तो आगे जब 100 करेंगे दोस्तों तो आंसर निकल के आ जाएगा 125। आगे है प्रश्न संख्या 6, विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पहला पॉइंट, ये सामान्य बालकों से सामाजिक समायोजन में कठिनाई महसूस करते हैं, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा इनमें मानसिक या शारीरिक विचलन की समस्या होती है। आगे प्रश्न संख्या 7 पूछा गया है, सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले इन्हीं 2 परीक्षणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा पहला पॉइंट विशेषताओं द्वारा पहचान एवं मापन, दूसरा पॉइंट हो जाएगा सृजनात्मक परीक्षणों द्वारा पहचान एवं मापन। प्रश्न संख्या 8 है, शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पहला कारण हो जाएगा दोस्तों समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक संरचना, और दूसरा हो जाएगा निम्न सामान्य बुद्धि। प्रश्न संख्या 9, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा समस्यात्मक बालक वे होते हैं जो असामाजिक व अनैतिक कार्य करते हैं और बार बार समझाने के बावजूद भी अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, उन्हें जो है समस्यात्मक बालक कहेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 10, बालक अपराध रोकने हेतु 2 प्रमुख उपाय लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पहला है घर और विद्यालय में उचित देख रेख की जाए, और दूसरा हो जाएगा बालकों को आवश्यक सुविधाएं और अवसर प्रदान किए जाएं। अब आगे है प्रश्न संख्या 11, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। उत्तर है निर्देशन एक प्रक्रिया है जिनमें व्यक्तियों को आत्मदर्शन और आत्मनिर्णय में सहायता दी जाती है ताकि वे अपने कार्यों में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। आगे प्रश्न संख्या 12 है, समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर हो जाएगा समावेशी शिक्षा में दिव्यांग और सामान्य बच्चों एक साथ कक्षा में शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि सामान्य शिक्षा केवल सामान्य बच्चों के लिए होती है। प्रश्न संख्या 13 है, निर्देशन के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उत्तर हो जाएगा पहला, छात्रों को अपनी योग्यताओं और रुचियों का बोझ कराना, और दूसरा हो जाएगा छात्रों के विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना। आगे प्रश्न संख्या 14 है, परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा परामर्श वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने हेतु सलाह और मार्गदर्शन प्रदान कर किया जाता है। आगे प्रश्न संख्या 15 है, निर्देशन व परामर्श में 2 प्रमुख अंतर लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पहला, निर्देशन व्यक्ति को आत्मनिर्णय लेने में मदद करता है, जबकि परामर्श व्यवहारिक सहायता प्रदान करता है। दूसरा हो जाएगा निर्देशन सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों रूपों में हो सकता है, जबकि परामर्श एक एक जो है क्या होता है दोस्तों, तो एक हो जाएगा व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, आगे है 2016 का प्रश्न। सभी लोगों से दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा प्रेशर इसलिए दे रहा हूँ सभी बच्चों को क्योंकि दोस्तों सभी लोग अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उनको भी जो है फायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कम होने वाला है। ठीक है, टीचिंग जो है लग ही चुका है, आप देख रहे हैं टीचिंग लग चुका है, स्टार्ट हो चुका है 3rd सेमेस्टर का टीचिंग। ठीक है, और टाइम जो है कम है, अगस्त सितंबर तक आपका एग्जाम फिर हो जाना है। ठीक है, क्योंकि 1st सेमेस्टर का लेट हो रहा है, तो इसलिए जो है आप सभी से कहता हूँ कि दोस्तों शेयर करते चलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपका ही बेनिफिट होने वाला है। प्रश्न संख्या 1 लेते हैं दोस्तों, शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित
प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पहला, शिक्षक प्रशिक्षु समावेशी शिक्षा से छात्रों के सीखने के अधिकार को पहचानते हैं, और दूसरा हो जाएगा वे अक्षम बच्चों की बाधाओं को दूर करने उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं, और दूसरा हो जाएगा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। तो उत्तर हो जाएगा समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से विभिन्न बच्चों को शामिल किया जाता है। अब आगे प्रश्न संख्या 3 है, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती है। उत्तर हो जाएगा सामान्य बच्चों में धीमी सीखने की गति, कम सृजनात्मकता और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयां होती हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सामान्य बच्चों की 2 विशेषताएं बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पहला, सामान्य बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण होते हैं, और दूसरा हो जाएगा उनका सीखने का स्तर सामान्य होता है। अब आगे प्रश्न संख्या 5 है, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है। उत्तर हो जाएगा पिछड़े बच्चे वे होते हैं जो शैक्षिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से सामान्य बच्चे से पीछे रहते हैं। ठीक है। और आगे प्रश्न संख्या 6 है, बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा वास्तविक आयु बराबर मानसिक आयु बटा बुद्धि लब्धि गुणे 100। प्रश्न संख्या 7 है, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा दृष्टि, वाक, श्रवण और अस्थिबाधित बच्चे आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम होते हैं। आगे प्रश्न संख्या 8 है, मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है। तो उत्तर हो जाएगा 20/70 से 20/200 तक होती है। आगे प्रश्न संख्या 9 है, वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाए वाक दोष वह स्थिति है जिसमें बच्चा अपने विचारों या भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है। आगे प्रश्न संख्या 10 है, अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पहला, बैसाखियों का उपयोग करना, मतलब लाठियों से चलना या और कोई भी सहारा लेकर के चलना। ठीक है, उनका उपयोग करना। और दूसरा हो जाएगा शारीरिक अंगों की गतिविधियों में नियंत्रण की कमी। ठीक है, जो शारीरिक अंग है उनमें कोई नियंत्रण नहीं हो पाता है। ठीक है। तीसरा है मेरु रज्जु का वक्र होना। ठीक है, टेढ़ा होना। ठीक है। और चौथा पॉइंट हो जाएगा पैरों का घुमा होना। ठीक है, जो पैर होता है मुड़ जाता है। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 11 है, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं। तो उत्तर हो जाएगा असुविधा संपन्न समूह में गरीब, अनाथ और श्रमिक वर्ग के बच्चे आते हैं। और प्रश्न संख्या 12 है, निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है। तो उत्तर हो जाएगा पहला, इसमें अच्छे नागरिक का निर्माण होता है। दूसरा है बच्चों के निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। और तीसरा हो जाएगा बच्चों के भविष्य के मार्गदर्शन में मदद मिलती है। आइए आगे प्रश्न संख्या 13 है, परामर्श के क्या उद्देश्य हैं। तो उत्तर हो जाएगा पहला पॉइंट, व्यक्ति या बालक की शैक्षिक व्यावसायिक समस्याओं को समझाना, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा बालक को अपनी समस्याओं के समाधान की योजना बनाना। प्रश्न संख्या 14 है, डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा डीजीपी का पूरा नाम डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी है, जो बच्चों को डिजिटल माध्यम से परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करता है। आगे प्रश्न संख्या 15 है, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा पर्यवेक्षण अध्यापकों की कार्यकुशलता और विद्यालय की गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु आवश्यक है, ताकि उनकी उचित जो है परिणाम प्राप्त किए जा सकें। तो दोस्तों आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को जो है शेयर करते चलिएगा, पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।